जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आपके बीच लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बेस्ड है मिक्स क्वेश्चन यानी मिश्रित क्वेश्चन को लेकर आया हूं आपके समक्ष दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्रित एमसीक्यूज हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेपीएससी, एएलपी और प्रीवियस ईयर यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। हमारे स्क्रीन पर आइए देखते हैं। ये जो है हमारे स्क्रीन पर, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए जो है फीमर, ऑप्शन बी इज स्टेप्स, ऑप्शन सी इज टिबिया, ऑप्शन डी इज रेडियस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फीमर जो होता है ये जांघ की हड्डी होता है ना, यानी थाई बोन होता है ये। ठीक है, और ये पैर में पाया जाता है और इसका जो फंक्शन होता है शरीर का भार संभालना होता है। ठीक है, और यह जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों। ये जो फीमर है ये बराबर पूछता है, ये इसमें छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी जो है, तो फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात किया जाए सेकेंड ऑप्शन की, तो स्टेप्स यानी कान की हड्डी यानी एयरबोन। ठीक है, यानी ये जो है मध्य कान में, ठीक है, यानी मिडिल ईयर में पाया जाता है दोस्तों। और ये इसका जो फंक्शन है ध्वनि कंपन को अंदर के कान तक क्या करती है, पहुंचाती है दोस्तों। ठीक है, और यह सबसे छोटी हड्डी जो है, ये जो सबसे छोटी हड्डी है लगभग 3 mm की होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो है ये हमारा स्टेप्स यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि ऑप्शन सी की बात करें तो टिबिया, ठीक है, यानी पिंडली हड्डी जो होता है ये निचले पैर पर पाया जाता है और ये जो क्या करता है, इसका जो फंक्शन है सहारा और भार वहन करना। ये बड़ी हड्डी है ना, बट नॉट स्मॉलेस्ट, यानी ये छोटा नहीं है। उसके बाद यदि बात करें रेडियस की, तो ये होता है अग्रबाहु की हड्डी यानी फोर आर्म। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हाथों में यानी हैंड्स में पाया जाता है रेडियस। ठीक है, और ये जो है रेडियस का कार्य क्या है दोस्तों, घूमने और पकड़ने की गति। ठीक है, और यह जो इसका जो आकार होता है दोस्तों ये मध्यम आकार का होता है। ठीक है, यानी नॉट स्मॉलेस्ट, यानी ये छोटा नहीं है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मिडिल ईयर में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर यानी मध्य कान में पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है ध्वनि कंपन को अंदर के कान तक पहुंचाता है और यही है जो सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इज
डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ऑप्शन सी डीऑक्सी नाइट्रोजन एसिड, और ऑप्शन डी जो है डीऑक्सी नाइट्रोजन एसिड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में डीएनए का जो पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ओके, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि यही जो है डीएनए का पूरा नाम है। ओके, तो डीऑक्सी का अर्थ होता है कि बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, या एक ऑक्सीजन जो है कम होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है वो जीवों की आनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल होता है जो दोस्तों, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और यही जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमारे गुणों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है दोस्तों। ओके, यह जीव के वंशानुगत लक्षणों यानी हेरिडेटरी ट्रेट्स को नियंत्रित करता है। और डीएनए में जीन्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निर्देश देते हैं दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स ढांचा होता है जिसे जेम्स वाटसन और फ्रांस क्रिक ने 1953 को दिया था, बताया था, ठीक है। तो डीएनए की खोज का श्रेय जो है फ्रेडरिक मिशर जो 1869, ठीक है, 1869 को फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये जो ब्लड होता है वो रंग, उसका रंग जो है रेड यानी लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए इज क्लोरोफिल के द्वारा, ऑप्शन बी इज हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन डी आरबीसी के कारण। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि बात किया जाए, हीमोग्लोबिन एक लौह यानी आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में यानी आरबीसीज में क्या होता है, पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक लौह आयरन के युक्त प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीएस में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसे रक्त का रंग चमकीला लाल दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो क्लोरोफिल की बात करें तो हरे पौधों में पाया जाता है और यह रक्त से संबंधित नहीं है दोस्तों। यदि प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की बात किया जाए तो इसका रंग हल्का पीला होता है, लाल नहीं होता है, ठीक है। यदि ऑप्शन चौथे की बात किया जाए, आरबीसी लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं पर उनका रंग हीमोग्लोबिन से ही आता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रक्त का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये पूछ रहा है मानव शरीर में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होता है, यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो कहाँ स्टोर होती है दोस्तों। ओके, तो ऑप्शन ए इज एटीपी, ऑप्शन बी इज डीएनए, ऑप्शन सी इज आरएनए, ऑप्शन सी इज एचसीएल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में ऊर्जा कहाँ संग्रहित यानी स्टोर होती है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, यह ऊर्जा की मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? यह ऊर्जा की मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। यह शरीर में ऊर्जा संग्रहित यानी स्टोर का उपयोग करने वाला मुख्य अणु है। जब यह एटीपी टूटता है तो एटीपी से क्या होता है? एटीपी से टूटकर एडीपी प्लस पीआई, है ना, तो ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। यह जो प्रक्रिया होती है एटीपी की, तो ये कहाँ पर बनती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी मानव शरीर में ऊर्जा का संग्रहण एटीपी में होता है। ठीक है, ओके, चलिए अगर अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो डीएनए। ठीक है, डीएनए शरीर की आनुवांशिक जानकारी को ये संग्रहित करती है, ऊर्जा का नहीं। ओके, यदि ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आरएनए जो है डीएनए की जानकारी की प्रोटीन संश्लेषण के लिए ले जाता है। यह भी ऊर्जा संग्रहण का कार्य नहीं करता है। और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है और यह भोजन के पाचन यानी डाइजेशन में सहायता करता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, ठीक है, तो यानी मानव शरीर में ऊर्जा का संग्रहण एटीपी में होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ऑप्शन ए इज विटामिन ए, ऑप्शन बी इज विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B2। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ओके, तो विटामिन ए की बात किया जाए तो इसमें मिल्क यानी दूध पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें मिल्क पाया जाता है। ओके, और विटामिन ए जो है इसका जो कार्य क्या होता है दोस्तों? आँखों व त्वचा के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, यदि विटामिन सी की बात करें तो यहाँ पर मिल्क जो है नहीं पाया जाता है दोस्तों, मिल्क नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी विटामिन सी करेक्ट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। यदि बात किया जाए विटामिन डी की, तो इसमें मिल्क पाया जाता है, यानी दूध जो है पाया जाता है, जो कि काफ़ी कम मात्रा में होता है। और विटामिन डी जो इसका जो कार्य है क्या है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। और विटामिन बी 2 की बात करें तो यहाँ पर इसमें मिल्क क्या है, दूध पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन बी टू का जो कार्य है वो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी नींबू में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी इज़ टार्टारिक एसिड, ऑप्शन सी इज सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इज एसिटिक एसिड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल मानव पेट यानी स्टमक में पाया जाता है, जो भोजन के पाचन यानी डाइजेशन में क्या करता है दोस्तों, ये मदद करता है। क्या करता है, डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन यानी पाचन में। यदि बात किया जाए टार्टरिक एसिड की, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है यह जो है इमली, अंगूर और टमाटर में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये इमली और अंगूर और टमाटर में पाया जाता है। ओके, और उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें तो सिट्रिक एसिड जो है ये नींबू और संतरा यानी लेमन और ऑरेंज जैसे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह उन्हें खट्टा स्वाद यानी टेस्ट देता है। यह विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल के साथ शरीर के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी जो है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड या सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। इसका स्वाद जो होता है तीखा और खट्टा होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन नींबू से नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस अवशोषित होती है दोस्तों। श्वसन में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में श्वसन में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो श्वसन में जो है कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस को अवशोषित यानी इनहेल या एब्जॉर्ब किया जाता है, और यह ऑक्सीजन फेफड़े के माध्यम से रक्त
यानी ब्लड में जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, श्वसन में जो है ऑक्सीजन गैस अवशोषित होती है दोस्तों। ठीक है, यदि बात करें अदर ऑप्शंस की, तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो है ये हमारे वायुमंडल में लगभग 78% होती है दोस्तों, लेकिन यह श्वसन में भाग नहीं लेती है। ठीक है, यदि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में उत्सर्जित यानी एक्सहेल्ड होती है, यानी शरीर से बाहर निकलती है, अवशोषित नहीं होती है। ठीक है, यदि ऑप्शन डी की बात करें तो हाइड्रोजन, यह गैस श्वसन प्रक्रिया में न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मनुष्य की दोनों आँखों से, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोनों आँखों से, यहाँ पर दोनों आँखों से देखने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों। ठीक है, मनुष्य की दोनों आँखों से देखने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है। ओके, ऑप्शन ए इज़ माइक्रोस्कोपिक विजन, ऑप्शन बी इज़ बाइनोकुलर विजन, ऑप्शन सी इज़ यूनिस्फेरिक विजन, ऑप्शन डी इज़ बाईफोकल विजन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि मनुष्य की दोनों आँखों से देखने की क्षमता जो है उसे क्या कहा जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यह जो होता है माइक्रोविजन जो होता है, यह सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप द्वारा देखने की क्षमता है, यह प्राकृतिक आँखों की क्षमता नहीं होती। यदि बात किया जाए दूसरे ऑप्शन की, बाइनोकुलर, ठीक है, बाइनोकुलर विजन, यानी बाई मीन्स क्या होता है दोस्तों, दो। ठीक है, बाई मीन्स दो हो जाता है। ठीक है, बाई मीन्स दो, और ओकुलर मीन्स आँखों से संबंधित, ओकुलर मीन्स आँखों से संबंधित हो जाता है, मतलब दोनों आँखों से एक ही वस्तु को एक साथ देखना। ठीक है, यह दृष्टि मनुष्य की गहराई यानी डेप्थ परसेप्शन और आयामी यानी 3D देखने की क्षमता देती है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि बात किया जाए ऑप्शन सी की तरफ, यानी यूनिस्फेरिक विजन की, तो यह कोई मान्य दृष्टि प्रकार नहीं है। यूनिस्फेरिक का अर्थ होता है एक दिशा से संबंधित होता है, पर इसका मनुष्य की दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता है। ओके, यदि बात किया जाए ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी की बात किया जाए तो बाईफोकल, यह जो होता है बाईफोकल शब्द का उपयोग ऐसे लेंस या चश्मे के लिए होता है जिनमें दो फोकस दूरी होती है दोस्तों। ठीक है, एक निकट दृष्टि होता है नियर विजन, और एक दूर दृष्टि यानी फार विजन के लिए होता है। यह देखने की क्षमता नहीं बल्कि लेंस का प्रकार है। बाईफोकल जो है ये लेंस का प्रकार है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी मनुष्य की दोनों आँखों से, यहाँ पर दोनों
दोनों आँखों से देखने की जो क्षमता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बाइनोकुलर विजन कहलाती है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है दोस्तों? ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज यूएसएसआर, ऑप्शन डी इज जापान। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ओके, आइए देखते हैं, यानी भारतीय संविधान जो है किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का संविधान सबसे अधिक ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, यानी यूके। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी यूके मीन्स ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत ने ब्रिटेन से निम्न बातें अपनाई है। ठीक है, ब्रिटेन से जो है हमारा पहला जो है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा जो है कैबिनेट प्रणाली, तीसरा जो है कानून का शासन, चौथा जो है संसद की सर्वोच्चता, और पांचवा जो है स्पीकर पद। ठीक है, छठा जो है न्यायपालिका का स्वरूप, और सातवां जो है राज्यपाल और प्रधानमंत्री की भूमिका। इसलिए कहा जाता है भारत का संविधान ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। जबकि अदर ऑप्शंस की बात करें तो यूएसए से भारत का संविधान कुछ हद तक प्रभाव है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक नहीं। जबकि यूएसएसआर आंशिक प्रभाव मात्र है। यदि जापान की बात किया जाए तो भारत ने जापान से केवल एक बात अपनाई, विधान के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी यूके इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, है ना? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए इज राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। यदि बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 की यदि बात किया जाए तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे वे भारत के पहले राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका जो कार्यकाल जो था 1950 से 1962 तक था। ठीक है दोस्तों, यदि बात किया जाए सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, यानी यही जो है करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इनका भी कार्यकाल जो था 1952 से 1962 तक था दोस्तों। ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो जो थे एक महान दार्शनिक, फिलोसोफर और शिक्षाविद यानी टीचर, शिक्षक थे। इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को
भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, इस है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि बात करें ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनका जो कार्यकाल था 1947 से 1964 तक, ठीक है। यदि बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और इनका जो कार्यकाल था 1964 से 1966 तक, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों, जीएसटी कब लागू हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है, क्या होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। यानी जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इसे पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लागू किया गया था दोस्तों, जीएसटी सिस्टम 2017, और कब, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। अब बात किया जाए, इसका नारा जो था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यानी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। जीएसटी परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीएसटी जो लागू हुआ था दोस्तों 2017 में लागू किया गया था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है चंद्रयान टू का प्रक्षेपण यानी लॉन्च जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ठीक है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग ईयर जो है वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए इज 2017, ऑप्शन बी इज 2018, ऑप्शन सी इज 2019, ऑप्शन डी इज 2020। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग ईयर किस वर्ष हुआ था। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, चंद्रयान 2 जो है, ये जो चंद्रयान 2 है भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। क्या था दोस्तों, भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। इससे 22 जुलाई 2019 को, कहाँ से, 2019 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को कहाँ से, श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी MK 3, ठीक है, रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। इस मिशन में ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा का अध्ययन
कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग ईयर जो था वो 22 जुलाई 2019 को था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए इज़ अकबर, ऑप्शन बी इज़ औरंगज़ेब, ऑप्शन सी इज़ शाहजहां, ऑप्शन डी इज़ जहांगीर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि लाल किला जो है वो किसने बनवाया। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर, यानी लाल किला जो है वो किसने बनवाया था। ठीक है, तो लाल किला यानी रेड फोर्ट, ये जो रेड फोर्ट जो है यानी लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निर्माण कार्य जो हुआ था 1638 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। इनका जो निर्माण कार्य हुआ था, यानी लाल किला बनाने का जो निर्माण कार्य 1638 ईस्वी में शुरुआत हुआ था और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने पर यह भव्य किला बनवाया था दोस्तों। ठीक है, जबकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और कौन यहाँ पर बात किया जाए कि अकबर की बात किया जाए तो इन्होंने क्या करा था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी लाल किला जो है किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इज शेर, ऑप्शन बी इज चीता, ऑप्शन सी इज हिरन, ऑप्शन डी इज कंगारू। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर हमारा कौन सा है? चीता जो होता है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो होता है स्थलीय जानवर क्या है? चीता। यह लगभग 110 से 120 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है दोस्तों। जबकि शेर, हिरन व कंगारू तेज होते हैं लेकिन चीता जितने नहीं। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो कौन सा है दोस्तों? चीता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 1920, ऑप्शन बी इज 1935, ऑप्शन सी इज 1945, ऑप्शन डी इज 1950। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों
ऑप्शंस में यानी यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर, कब दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945, कब, 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और युद्धों को क्या करना, रोकना। ठीक है, यूएनओ का गठन जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था दोस्तों। स्थापना में जो देशों ने भाग लिया था उसमें 51 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, 51 देशों ने भाग लिया था। स्थापना में 51 देशों ने भाग लिया था। आज इसमें 190 प्लस देश हैं दोस्तों। ठीक है, यदि वर्तमान की बात किया जाए तो 193 सदस्य देश हैं, 193 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इस दिन को हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा यानी यूएनओ की जो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है 25% का मतलब क्या होता है। ठीक है, 25% का जो मतलब ऑप्शन ए इज़ 1/2, ऑप्शन बी इज़ 1/3, ऑप्शन सी इज़ 1/4, ऑप्शन डी इज़ 1/5। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 16 यानी 25% का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 25% या परसेंट मीन्स 100 है ना, प्रति मीन्स प्रतिशत मीन्स प्रति यानी 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ पर 25/100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 चौका 100 यानी 1/4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/4। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे स्क्रीन पर 12 गुना 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना। 12 गुना 15 जो है वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए इज 160, ऑप्शन बी इज 170, ऑप्शन सी इज 180, ऑप्शन डी इज 200। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि 12 गुना 15 है ना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यानी यहाँ पर 15 गुना 12 करते हैं। ठीक है, तो 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पचे 60 के 0, फिर 12 एकम 12, 12 और 6 18, 180। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए तो यहाँ पर 12 गुना 15 को गुना करने से हमको 180 प्राप्त होता है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज 10 मीटर, ऑप्शन बी इज 100 मीटर, ऑप्शन सी इज 1000 मीटर, ऑप्शन डी इज 10,000
मीटर कितना होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो आइए देखते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू जो होता है 1000 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी यानी 1 किलोमीटर बराबर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अगर कोई वस्तु उत्तर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है तो वह कितने डिग्री मुड़ी। ठीक है, अगर कोई वस्तु जो है उत्तर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है तो वह कितने डिग्री मुड़ी। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु जो है तो ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर 45 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज़ 180 डिग्री और ऑप्शन डी जो है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखते हैं, यदि कोई वस्तु उत्तर यानी नॉर्थ दिशा से पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा की ओर मुड़ती है तो उसे सीधे दाएं क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ता है। दिशा चक्र के अनुसार उत्तर यानी उत्तर जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। और यदि पूर्व की बात किया जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ने पर 90 डिग्री मोड़ होता है। ओके, 90 डिग्री मोड़ होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, अगर कोई वस्तु उत्तर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है तो वो डिग्री जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 20, लीप वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं। ऑप्शन ए इज 365, ऑप्शन बी इज 366, ऑप्शन सी इज 364, ऑप्शन डी इज 367। ठीक है, यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में देखा जाए तो 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है, यानी 29 फरवरी का दिन। ठीक है, तो लीप वर्ष होता क्या है, तो आइए देखते हैं लीप वर्ष जो होता है ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं साधारण वर्ष में? 365 दिन होते हैं। लेकिन पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो लगभग 365 दिन कितना लगता है दोस्तों? सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं। तो इन अतिरिक्त लगभग 6 घंटों को संतुलित करने के लिए हर
4 साल बाद कैलेंडर में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यह अतिरिक्त दिन जो होता है 29 फरवरी को क्या होता है, जोड़ा जाता है। इसलिए उस वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं दोस्तों। कितना होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो इस अतिरिक्त दिन वाले वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में। ठीक है, यानी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि आपको न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहेंगी। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर अपना स्माइल रखें दोस्तों। ठीक है, सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।